नमस्ते साथियों। मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि कैसे हमें टेली मार्केटिंग की कॉलिंग करनी है। टेली मार्केटिंग बेसिकली है क्या? टेली मार्केटिंग बेसिकली ये है कि जब हम फ़ोन के माध्यम से किसी थर्ड पर्सन को हम अपने उत्पाद या सेवाओं के बारे में बताते हैं, तो उसको टेली मार्केटिंग कहते हैं। और बात यहाँ ये समझने वाली है कि जो टेली मार्केटिंग है या मार्केटिंग है या सीधी पहले बात करें कि बिजनेस बिजनेस है क्या? बिजनेस जो है वो एक दूसरे को मदद करने का नाम है। आप अगर ये मान के चल रही हैं कि आप व्यापार करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, आप मतलब मैं व्यापार कहूंगा, आप कमाने के लिए व्यापार कर रहे हैं तो आपकी सोच गलत है। व्यापार का उद्देश्य है एक दूसरे की हेल्प करना। जैसे सपोज दैट अगर मैं बात कहूँ कि जो बगल में किराना स्टोर वाला है, वो आपकी हेल्प कर रहा है कि आपको जो घर के जरूरी सामान होते हैं वो लेके बैठा है। आप उससे अपनी जरूरत का सामान ले लीजिए, आपकी हेल्प हो गई। और हाँ, वो आपकी हेल्प के लिए बैठा है इसलिए आपने उसे कुछ मार्जिन भी प्रोवाइड कर दिया, तो दोनों का हेल्प हो गया। तो दोनों का हेल्प बना रहे, इसी को व्यापार या व्यवसाय कहते हैं। एक डॉक्टर इसलिए नहीं डॉक्टर बनता है कि उसे डॉक्टर बन के कमाना है। वो तब तक नहीं कमा पाएगा जब तक वो आपका आपके लोगों का इलाज नहीं करवाता, अच्छे से इलाज नहीं करवाता। तो मतलब हमने जो भी कुछ किया, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, वो हम दूसरों के लिए हैं, दूसरों की हेल्प करने के लिए हैं। अगर आपने ये सोचा है कि आप खाली कमाने के लिए, अपना घर भरने के लिए आपने काम किया है, दूसरों से कोई मतलब नहीं है, तो ये आपकी सोच बहुत गलत है और इससे सफलता मिलने की जो उम्मीद है, वो भी बहुत कम है। तो मेरा अपना मानना है कि व्यवसाय का मतलब है दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करने के भाव से अगर व्यवसाय आप करते हैं, तो सफलता आपको मिलेगी। अब यहाँ पे हमने जैसे हम बात करने वाले हैं टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग क्या है? टेली मार्केटिंग में है कि जब हम फ़ोन के माध्यम से अपने उत्पाद या सेवाओं की विशेषताएँ लोगों को बताते हैं और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो इसे एक टेली मार्केटिंग कहते हैं। बेसिकली ये एक विज्ञापन का अंश है। इसमें बहुत बड़ा अंश विज्ञापन का है कि लोगों को आप फ़ोन करके विज्ञापन आप करते हैं। हालाँकि लोग सुनना नहीं चाहते हैं। एक एक जनरल टेंडेंसी ये है कि लोग सुनना नहीं चाहते हैं। तो आप माल बेचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? माल नहीं बेचना है। आपका काम है खाली लोगों को बताना, लोगों को एडवर्टाइज़ करना। आप बस यही आपका काम है, यही टेली मार्केटर का काम है। और ये मान के चलिए कि जो इसमें से आपको सफलता मिलेगी वो 1% मिलेगी। 100 लोगों से कॉल करेंगे, 1% मैंने काफ़ी कम कह दिया, 10%। 20% लोग आपसे टच में आएँगे। 20% लोग आपसे, जब आप 100 लोगों को कॉल करेंगे तो 80% लोग आपको सीधा-सीधा इनकार करेंगे। 10-20% लोग आपको समझेंगे, आपसे बात करेंगे। 20% में से 10% ही आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और कुछ दिन आपके साथ काम करेंगे, लेकिन उसमें से 2% जो रहेंगे, जो आपके साथ लॉयल रहेंगे। तो आपको ये मान के चलना है कि 100 लोगों से कॉल करेंगे तो आपको 2 लोग मिलेंगे। 100 में 2% का ये रेशियो है। तो बहुत ज़्यादा हेडेक लेके या बहुत ज़्यादा टेंशन लेके, बहुत ज़्यादा इरिटेट होके नहीं कॉल करनी है। सिंपली कॉल करनी है। और कॉल करनी कैसे है? देखिए, सबसे पहले कॉल करने के लिए आप अगले को आप कॉल करें और उसे आप बताएँ कि आप किस संस्था से हैं। आप अपना नाम बताएँ और अपनी संस्था का भी नाम बताएँ कि मैं फलाने फला संस्था से बात कर रहा हूँ। वहाँ जगह का नाम बताएँ, जैसे कि मैं अश्विनी कुमार सिंह, एस सिंह कंसल्टेंसी सुल्तानपुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा,
देखिए, अगले आदमी को आपके नाम, आपकी संस्था और आपकी जगह से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे इंटरेस्ट है खाली अपने काम से, अपनी समस्या से। तो यहाँ पे आप सबसे पहले उससे आप समय लीजिए। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? क्या ये बात करने का समय आपके लिए उचित है? क्या मैं 2 मिनट आपका समय ले सकती हूँ? अगर अगला कहीं बहुत बिजी नहीं होगा, तो वो आपसे बात करेगा। अगर कहीं बिजी होगा तो कह देगा नहीं मैडम मैं बहुत बिजी हूँ, तो उससे आप समय ले लीजिए कि हाँ सर हम दोबारा कब कॉल करें, या उससे समय मत लीजिए। क्या उसको आप 2 समय दीजिए, 2 टाइम दीजिए कि सर हम दोपहर में 3 बजे या शाम को 5 बजे बात कर सकते हैं। उसको सोचने मत दीजिए कि वो कब समय देगा, वो उन 2 में से एक समय बता देगा। मतलब उसका काम आसान है। देखिए, अ, जब तक आप दूसरों का काम आसान नहीं करेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। उसको उसके दिमाग पे प्रेशर ना पड़े, आपकी बात से उसके दिमाग पे प्रेशर ना पड़े। उसने कहा कि नहीं अभी मेरे पास समय नहीं है, ठीक है, सर क्या दोपहर में 3 बजे या शाम को 5 बजे मैं कौन सा टाइम कन्वीनियंट रहेगा आपसे बात करने के लिए? जो उसको चॉइस है ना, उसको चॉइस करे। अगर वो फिर भी नहीं कन्वीनियंट है तो सर क्या फिर मैं कल आपसे बात कर लूँ? मतलब उसको दिमाग ना लगाना पड़े कि वो समय कब खाली है, तो वो बता देगा, फिर उस समय पे आप कॉल कर लीजिए। फिर आपने कॉल करने के उद्देश्य को बताइए। जैसे आपकी कॉल करने का आज का उद्देश्य है कि एक आपने विज्ञापन किया हुआ है जीएसटी आईटीआर, जीएसटी आईटीआर लोन का आपने विज्ञापन किया हुआ है, तो उससे अगर वो समय दे रहा है बात कर, हाँ बताइए क्या बात है, तो बताइए कि उनसे कहिए कि हमने एक विज्ञापन आपको व्हाट्सअप किया हुआ है, संभवतः आपने देखा होगा और 90% चांसेस है कि उसने नहीं देखा। आज व्हाट्सएप पे इतनी डाटा आता है, इतना आता है, कौन देखता है? कोई नहीं देखता। तो आपका भी नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा, परेशान ना हो। तो कैसा आपको मैंने एक व्हाट्सएप भेजा है, अगर आपने समय आप शायद आप देखे होंगे, नहीं देखा होगा, हाँ बताइए क्या बताना है, क्योंकि ऑलरेडी बिजी है ना, वो खाली नहीं बैठा है। सर हमारी एक संस्था है जो जीएसटी जीएसटी के संबंधी कार्यों का या आईटीआर से संबंधित कार्यों का या लोन से संबंधित कार्यों को करती है और उसके बारे में परामर्श देती है। तो अगर आपको इस तरह की किसी सर्विस की रिक्वायरमेंट हो तो बताइए। अब क्या होता है ना कि आदमी की दुखती रग पे हाथ रखना सीखिए। लोन की सबकी जरूरत है, आप लोन को फोकस कीजिए। जीएसटी और आईटीआर में उसको देना है और लोन में उसको मिलना है, इसलिए लोन उसकी दुखती रग है। तो फोकस कीजिए, तो कहिए हाँ कैसे क्या होगा, तो उससे बात कीजिए। उससे पैसा खींचने की कोशिश मत कीजिए कि आप अगर आपकी बातों से लगा कि आप उसे अपनी उत्पाद और सेवाएं बेचना चाहते हैं तो वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाँ, जब उससे एक बिल्ट रिलेशनशिप कीजिए, आपकी बातों से ये लगे कि आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो आपसे जुड़ेगा। वो अगर कहता है कि नहीं मैडम मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो कह दीजिए ठीक है सर कोई बात नहीं, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत हुई। अगर आपको भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ेगी तो एसिंग कंसल्टेंसी है हमारा, और आप ये मेरा नंबर आप सेव कर लीजिएगा और एक मेरी हेल्प कर दीजिएगा। अपने लोगों को ये मैंने विज्ञापन गया हुआ है उसे आप अपने परिचितों दोस्तों या कोई जो जरूरतमंद है जिसको इसकी शायद शायद इसकी जरूरत हो, उस तक आप इस चीज को भेज दीजिएगा। 90% उम्मीद है, 99% उम्मीद है लोग नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, फिर भी हमारा काम कहना है। हमारी बातों से सज्जनता झलकनी चाहिए कि सर से आपकी नहीं जरूरत है, आप सक्षम हो, बहुत अच्छी बात है। तो सर आपको अगर जरूरत हो, अगर आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसे शायद इसकी जरूरत हो, तो उसे इस तक विज्ञापन आप कर दीजिए, या मुझे उनका नंबर अगर आप देना चाहें तो दे दीजिए। आपके बिहाफ पे हम उनसे बात कर लेते हैं, शायद उनकी जरूरत पूरी हो जाए। अगर वो देता है तो ठीक, नहीं देखता है तो नहीं ठीक। गया क्या आपका? कुछ गया? कुछ नहीं गया ना, तो क्या दिक्कत है, बात करो।
क्या दिक्कत है? सिंपल हंसते खेलते बात कीजिए, विदाउट टेंशन ना बात कीजिए। एक आदमी से बात करने में 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ज्यादा समय अगर वो ले तो दीजिए भी नहीं, कहिए सर थोड़ा सा व्यस्त हैं, कुछ काम आ गए हैं, हम आपसे मिस्ड कॉल कर लेते हैं, या सर आप मिस्ड कॉल कर लीजिए। क्योंकि जो खलीहर आदमी होता है ना, वो टाइम पास ढूंढता रहता है। कोई आदमी ऐसे मिले, हमें तो ऐसा है कि कस्टमर मिला, क्लाइंट मिला, हम बात करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं खलीहर, टाइम पास, वो टाइम पास करते हैं, वो खोद खोद के पूछेंगे, करना उनको कुछ नहीं। करना उनको भाई साहब कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं करेंगे, आपका टाइम किल करने के अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों से बचिए। 5 मिनट से ज्यादा किसी को समय न दीजिए, और अगर वो इंटरेस्टेड हो भी तो उसे कहिए कि सर 1 घंटे बाद कॉल कर लीजिए ना, हम बताएंगे। अगर उसको बंदे को वाकई नीड होगी, अगर उस बंदे को वाकई नीड होगी तो वो 1 घंटे बाद कॉल करेगा। और अगर वो टाइम किल करवा रहा होगा तो वो अपना समय कौन करेगा ही नहीं। बात आप समझ रहे हैं इस चीज को? ऐसे कॉल कीजिए। और उसको बताइए कि जैसे कि जो जीएसटी होता है उससे लाभ क्या है, आईटीआर से लाभ क्या है, लोन कैसे होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना या प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसमें 35% तक सब्सिडी है। प्रधानमंत्री में 35% सब्सिडी है। एक एक सर्विस इंडस्ट्री होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है। सर्विस इंडस्ट्री वो होती है जिसमें हम सेवा कारोबार करते हैं। सेवा कारोबार का मतलब हो गया कि जैसे कि टेलरिंग का वर्क हो गया, बुटीक वर्क हो गया, केक की दुकान हो गई, टीवी रिपेयरिंग की शॉप हो गई। तो ये जो दुकानें होती हैं, ये सेवा कारोबार में आता है। सेवा कारोबार होने के नाते ये सेवा कारोबार है। इसमें मैक्सिमम 10 लाख रुपए की आपको लोन आपका होता है। और जहाँ प्रोडक्शन है, जहाँ कुछ आप बनाना चाहते हैं, कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वहां पे मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का लोन होता है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आपको 25% तक सब्सिडी होती है, और प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आपको 35% तक सब्सिडी होती है। इसके लिए बेसिकली केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार चाहिए, पैन चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर चाहिए। एक एक बड़ी चीज होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये सीए बनाते हैं या टैक्स एडवोकेट बनाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये होता है कि आप क्या प्रोजेक्ट आप लगाने वाले हो, उसमें क्या क्या मशीनरी लगेगी, और उसमें अ, क्या क्या मशीनरी लगेगी, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितना प्रोडक्शन होगा, कितना आप सेल करेंगे, कितनी सैलरी बांटेंगे, कितना प्रॉफिट आपका जनरेट होगा, कितनी पूंजी आप हर तीसरे महीने कितनी पूंजी दौड़ाएंगे, कितना आप अपने पास से लगा रहे हैं, कितना आप लोन ले रहे हैं। मशीन खरीदने के लिए आप कोटेशन आपको चाहिए होगा कि कितने के कोटेशन आप कितना मशीन में लगाएंगे, कितना ऑफिस बनाने में लगाएंगे, कितनी आप सीसी लिमिट रखेंगे, और कितना आप पे ब्याज आएगा। ब्याज भी आएगा। हाँ, ये है कि उसमें आपको जो लोन अमाउंट है, प्रोजेक्ट कास्ट है, उसका 25% तक सरकार, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 25% तक माफ हो जाएगा, और प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 35% तक आपका माफ हो जाएगा। ये स्थिति आपकी होती है। अच्छा, और क्या है कि बैंक, अच्छा, ये तो रहा। और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो प्रधानमंत्री और स्वरोजगार योजना में कक्षा 8 पास से लोग अप्लाई कर सकते हैं, और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में जो एलिजिबिलिटी है वो एजुकेशन की, वो हाई स्कूल मानी गई। हाई स्कूल से कम का आदमी अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, बैंक, इसमें क्या होता है, पहले आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म जमा होता है, फिर एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज आपका होगा, तो उसके बाद उसमें आपको जो ये विकास भवन में प्राय होता है, हर जिले में विकास भवन है, विकास भवन में होता है, तो वहाँ पे सारे लीड ब्रांच मैनेजर वगैरह, और एसडीएम, एडीएम, और कई बैंकों के बैंक मैनेजर्स, ये लोग बैठते हैं। वो आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी है उसके बारे में पूछते हैं, क्या करोगे, कैसे करोगे, कहाँ सामान लाओगे। वो जानने की कोशिश करते हैं कि जो बंदा है वो जेन्युइन है कि फ्रॉड है, उसको कुछ आता भी है कि नहीं। हाँ, जो लोग अच्छे से इंटरव्यू दे लेते हैं उनका लोन जो है वो पास हो जाता, फाइल पास होकर बैंक को आ जाती है।
अब यहाँ पे बैंक को ये पावर है, बात समझिए, वो उन्होंने अ, सरकार ने पास करके भेज दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बैंक दे ही देगा। बैंक प्रायः ऐसे प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, नहीं देता, क्योंकि बैंक को ये पावर है कि वो योग्य कैंडिडेट का चयन करे और उसे लोन दे। हर आदमी का लोन देना संभव नहीं है, और बैंकों पे इस चीज का प्रेशर भी नहीं बनाया जा सकता है। भले ही पैसा सरकार कर दे, लेकिन बैंक अगर जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है तो नहीं देते। तो आपको बैंक मैनेजर से मिलना पड़ेगा, आपको उनसे समय लेके उन्हें प्रोजेक्ट अपना समझाना पड़ेगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और बैंक भी देखता है ना कि कस्टमर फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं, फाइनेंशियल उसका मजबूत है कि नहीं, कुछ पीछे एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो जो लोग ऑलरेडी जिनके आईटीआर भरे जा रहे हैं, जिनका ऑलरेडी वर्क है, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनका जल्दी से हो जाता है, और जो लोग नए हैं उनको दिक्कत होती है, बैंक जल्दी जल्दी करते नहीं। जी, तो सबसे पहले जरूरी है कि बैंक आपकी पीछे हिस्ट्री देखता है कि आप कुछ कमाते हो कि नहीं कमाते हो, कि सीधे खाली लोन लेने ही चले आए हो, तो सीधे लोन लेने चले आए भाई, ऐसे नहीं होता। तो आपको आईटीआर आपका होना चाहिए, साल 2 साल का, और कंप्यूटेशन होना चाहिए। अगर व्यापार करते हैं तो आपकी बैलेंस शीट होनी चाहिए। अगर फर्म आपकी पुरानी है, भले ही रजिस्टर्ड ना हो जीएसटी में, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ, आपके पास रिकॉर्ड हो, तो ये चीज बेटर रहता है। और इस तरह आईटीआर से आपके क्लियर हो गया कि आईटीआर एक वो डॉक्यूमेंट है जिससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति का पता चलता है। तो एक बेसिकली बात जान लीजिए कि अगर आप 21 साल के हो गए हैं तो आपको अपना आईटीआर जरूर दाखिल करना चाहिए, क्योंकि अब तो 5 लाख तक टैक्स नहीं है ना। 5 लाख तक आराम से आप आईटीआर भरिए, वो आपके लोनिंग में आपकी मदद करेगा। अब आते हैं जीएसटी पे। जी, अगर देखिए आपका व्यवसाय का अगर काम है, आप व्यवसाय कर रहे हो, तो आपका जीएसटी होना चाहिए। अगर आपका 40 लाख से ज्यादा का है तो जीएसटी कंपलसरी है, 40 लाख से कम का है तो ऑप्शनल है। लेकिन मैं कहूंगा कि आपको जीएसटी पंजीयन जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बड़ा डॉक्यूमेंट है कि नहीं आप पंजीकृत व्यापारी हो, आप पंजीकृत व्यापारी हो। और आपका जब पंजीकृत व्यापारी होगे तो एक उसका फर्म का करंट अकाउंट होगा, उनके रिटर्न होंगे। तो बैंक क्या चाहिए भाई, अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। अंधे को पहले लोन के लिए आप जा रहे हैं, सबसे पहले वो चेक करते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी कैसे क्लियर होगी, एलिजिबिलिटी क्लियर होगी जीएसटी से। जीएसटी है, फर्म का अकाउंट है, पुरानी फर्म है, लेन देन है, सेल है, परचेज है। अब वो अपनी बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, और फाइनेंशियली साउंड है, इसका ये मतलब है कि आईटीआर भरे जा रहे हैं, कंप्यूटेशन है, बैलेंस शीट है, और जो प्रोडक्ट लगाने वाले हैं उसका पीआर है, पीआर माने प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तब काम अच्छे से बनता है। हाँ, अगर जो लोग नया-नया करना चाहते हैं, जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो मैं उनको एक सजेशन दूँगा कि ये सब अप्लाई करने से पहले, लोन के लिए जाने से पहले, नहीं जीएसटी तो आईटीआर तो ज़रूर ही अपने मेंटेन कर लें, साल 2 साल का आईटीआर रखें। इससे एलिजिबिलिटी प्रूफ होती है। ये युवा स्वरोजगार योजना है, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि जो लोग रोजगार कर रहे हैं उसमें लाभ नहीं ले सकते हैं, खाली बेरोजगारों के लिए है, ऐसा नहीं है। जो लोग रोजगार कर रहे हैं वो तो और अच्छे से काम कर लेंगे। इस बात को ध्यान में देते हुए काम कीजिए। तो ये तो रहे कॉन्सेप्ट। फिर उनसे बात कीजिए, उनसे बात करने के बाद उनसे समझिए उस चीज को, उनको बताइए इस चीज को, और कहिए कि आप करा सकते हैं। आप अगर वो नहीं आ सकते हैं तो व्हाट्सएप पे डाटा शेयर कर सकते हैं। रही बात पेमेंट की, थोड़े से खर्चे आते हैं क्योंकि वो तो है, वो आप उनसे यूपीआई करके या खाते में आप मंगवा सकते हैं। उन्हें गाइड कीजिए कि हाँ ऐसा होता है, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं या जो भी स्टार्टअप हैं वो इसको लेते हैं, और लेके वो रोजगार सृजन कर सकते हैं। अपने गांव में जो बेरोजगार युवक हैं उन्हें रोजगार दे सकते हैं, और अपना भी हित लाभ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है, बिल्ट रिलेशनशिप जरूर बिल्ट कीजिए। अगर रिलेशनशिप आपकी मजबूत है, आप बात करते समय ना, मतलब आप बहुत बहुत प्रेशर ना क्रिएट करें, अपने ऊपर बहुत प्रेशर ना लें, बहुत टेंशन ना लें। एक ऐसे फ्रेंडली बातचीत रखें उनसे। हाँ, बहुत ज्यादा उनके वो घर परिवार में घुसने की कोशिश ना करें। हाँ, उनसे आप बात करें। एक बार की कॉल में बात बनेगी नहीं, 2 बार 3 बार कॉल करें, उनकी परेशानी को समझें,
उनकी परेशानी को समझें और उसको उन्हें फ़ील कराएँ। अगर उन्हें कस्टमर को ये चीज़ लग गई कि आप माल बेचना चाहते हैं, तो वो नहीं आपसे लेंगे। लेकिन अगर उन्हें ये फ़ील होगा कि आपके माध्यम से उनकी मदद हो सकती है, तो वो आपसे जुड़ेंगे। तो एक जैसे हम लोग है ना कॉलिंग करते समय जब आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप अ, उनके फ्रेंड जैसे आप उनसे बहुत परिचित है, बहुत पुराना परिचय है। जैसे ना आपके फ्रेंड्स होंगे, उनसे आप मिलते होंगे, बातचीत होंगे, बेतकल्लुफ़ी जैसी आप लोग बातचीत करते होंगे। तो बेतकल्लुफ़ी जैसी मतलब बहुत जैसे आप बहुत जानते हैं, बहुत अच्छे से आप उनको परिचय है, सालों से आप उनको जान रहे हैं। आपकी बातों से वो अपनापन झलकना चाहिए, तब कस्टमर आपके साथ अटैच होगा। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये 5 मिनट का समय दीजिए और अगर उससे ज़्यादा समय माँगता है तो उसे नेक्स्ट टाइम आप दे दीजिए, कि नेक्स्ट टाइम 1 घंटे 2 घंटे बाद बात करें और इस तरह से आप वर्क कीजिए। मैं आगे आपको ऐसे ही एजुकेट करता रहूँगा। ओके, धन्यवाद।